मैं ओम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर के प्रांगण में कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का आह्वान करता हूँ कि आप सभी हमारे साथ मिल करके जंतु कोशिका का अध्ययन करें, जिसका चित्रांकन हम बोर्ड पर करने जा रहे हैं। साथ साथ आप भी करेंगे। आप ये समझें कि शिक्षा जो है बच्चों, यह पूर्ण समर्पण से प्राप्त होती है। पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। पूर्ण समर्पण का अर्थ है मानसिक रूप से अपने को तैयार करना। तो आप मानसिक रूप से तैयार होकर के आइए, बोर्ड पर चित्र का चित्रांकन हम कर रहे हैं। आप भी अपनी कॉपी पर चित्रांकन करें। बच्चों, ये जंतु कोशिका का चित्र दर्शाया जा रहा है। इतना आप बना लिए। अब इसी की सिधाई में ये मध्य पर इस तरह से बीच में केंद्रक बना रहे हैं। आप भी केंद्रक बनाइए। जैसे ऊपर हमने कट कर दिया, ऐसे आप भी कट करिए। इधर से भी इसे कट करते हुए और इसे ले करके यहाँ पर आप मिलाएं इस तरह से। आइए, पादप कोशिका की भांति जंतु कोशिका में भी अंतःप्रद्रव्य जालिका को बनाया जाए। जैसा कि हम बना रहे हैं, आप भी वैसे ही बनाएं अपनी कॉपी पर। साथ साथ बनाएंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। ये देखिए, इस तरह से अंतःप्रद्रव्य जालिका बन रही है। जो इसमें जो ये आकार दिया जा रहा है, ये गिनती से नहीं है। ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इसके बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमने तो कम बना लिया, मास्टर साहब ने तो अधिक संख्या में बनाया है। इस तरह से देखो, अंतःप्रद्रव्य जालिका का निर्माण हो गया। अब इस पर देखो, छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं, इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। आइए, इन कणों को अंतःप्रद्रव्य जालिका पर अंकित कर लिया जाए या निर्मित कर लिया जाए। इस तरह से आप पूरे अंतःप्रद्रव्य जालिका पर अंकित कर लें। आप सोचेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये क्या है? ये समझो, यह अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पादप कोशिका में भी है, जंतु कोशिका में भी है। इसकी जानकारी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने दी है। जो बाहर की तरफ कोशिका कला से, भीतर की तरफ देखो केंद्रक कला से जुड़ी हुई है। यह केंद्रक कला जो है इससे जुड़ी हुई है। इसका काम है आवश्यक पदार्थों को केंद्रक के भीतर तक पहुंचाना। कोशिका कला को पार करते हुए जो पदार्थ आते हैं कोशिका द्रव्य में, उन्हीं पदार्थों को यह ले जाकर के केंद्रक द्रव्य तक पहुंचाती है। और इसी पर ये जो कण दर्शाए जा रहे हैं राइबोसोम, इस राइबोसोम की जानकारी पाइल्डे नामक वैज्ञानिक ने दी है और बताया कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब देखें आप, जंतु कोशिका में ये अंगुली जैसी रचनाएं जो हैं दर्शा रहे हैं, आप भी साथ में दर्शाएं अंगुली जैसी रचनाओं को 2-3 की संख्या में। और ऊपर की तरफ एक गोलाकार रचना है जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, तारककार। और नीचे की तरफ एक गोलाकार रचना ये होती है, लाइसोसोम कहते हैं, जिसकी जानकारी डी डुबे ने दिया है। जैसा कि पीडीएफ में आपको भेजा जा चुका है। पीडीएफ में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और इसमें एक
रचना बच्चे ये होती है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का विद्युत गृह है। जैसे बिजली का पावर हाउस होता है, उससे कोशिका का एक पावर हाउस है। ऊर्जा घर इसे बोला जाता है। इसी के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा किसी प्रकार का कार्य संचालित होता है, क्योंकि हम आप अनेक प्रकार के कार्यों को सदैव करते रहते हैं। जैसे इस समय जो हम आप चित्र बना सकते हैं, यह भी एक प्रकार का कार्य है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा की प्राप्ति जो है इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब केंद्रक में देखिए, केंद्रक द्रव्य है, इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की जानकारी स्ट्रासबर्गर और वाल्डेयर ने दी और बताया कि ये वे सूत्र हैं जो माता पिता के पैतृक लक्षणों को लेकर के संतानों में जाते हैं। कोशिका में चारों तरफ देखें बिंदुदार द्रव्य भरा जा रहा है। इसी द्रव्य को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य का रासायनिक संघटन समान होता है, अर्थात इसमें 70 से 80% वाटर होता है, पानी होता है। शेष 20-30% कार्बनिक हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ में हम आपको बता चुके हैं कि वे पदार्थ जो आग में जलते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ है। काजू, बादाम, अखरोट, मांस, मछली, अंडा, दूध प्रोटीन युक्त पदार्थ है। सभी सब्जियां विटामिन कहलाते हैं। ये भी कार्बनिक पदार्थ है, आग में जलते हैं। यहाँ तक कि हम आप अपनी अंगुली को ऐसे आग में करें तो भी जलने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में यह कोशिका है और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को हम आप ग्रहण करते हैं। इस कारण से सभी कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थ होने के कारण हमारी अंगुली जलने लगती है। आइए इस जंतु कोशिका का नामांकन किया जाए। जंतु कोशिका में बच्चों कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला पाई जाती है, या जिसे जीव कला भी कहते हैं। PLASME प्लाज्मा मेम्ब्रेन, MEMBRAN। दूसरा पार्ट बच्चों ये देखो है सेंट्रोसोम। और तीसरा पार्ट है बच्चों ये देखो गोल्जी बॉडीज, GOLGI बॉडीज। गोल्जी बॉडीज की जानकारी बच्चों कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दी है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDO प्लाज्मिक, PLASMIC प्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक CULAM रेटिकुलम। और इसी पर ये लाल रंग के कण जो दर्शाए गए हैं, इन्हें कहा जाता है राइबोसोम। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करती है। और ये देखिए नीचे है लाइसोसोम, लाइसोसोम। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। और बच्चों देखो ये कोशिका का विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का संचालन होता है। अब आइए देखते हैं ये मध्य गोलाकार रचना
केंद्रक है। न्यूक्लियस, जैसा कि पिछले वीडियो में भी प्लांट सेल में आपको बताया जा चुका है, इसके भीतर भरे हुए पदार्थ को बच्चों कहा जाता है, जो दानेदार जो पदार्थ दर्शाया गया है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या NucleoPLASM। और ये बच्चों देखो, इसको पिछले वीडियो में बताया गया है, साइटोप्लाज्म CYTOPLASM। और दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म PROTOPLASM। और देखो, एक केंद्रक के भीतर एक छोटी सी गोलाकार रचना है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है, Nucleolus केंद्रिका। इसमें बच्चों प्रोटीन, DNA, RNA पाया जाता है। प्रोटीन 85% होते हैं, RNA 10% होता है और DNA 5% होता है। यह केंद्रिका केंद्रक के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। केंद्रक की जानकारी बच्चों रॉबर्ट ब्राउन नाम वैज्ञानिक ने दी, जैसा कि PDF में आपको भेजा जा चुका है। आइए हम सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्थापित करें। आप दोनों चित्र को अपने सामने रखेंगे तो देखेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। उपस्थित पादप कोशिका में होता है और इसमें अनुपस्थित। इसी प्रकार से रिक्तिका पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। सेंट्रोसोम या तारक काय यहाँ पर अनुपस्थित हो। पादप कोशिका में क्या है? अनुपस्थित है, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित है। इसी तरह से आप देखें लाइसोसोम या लयन काय यहाँ उपस्थित है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित है। अब देखिए भोजन पादप कोशिका में कार्बोहाइड्रेट या मंड के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर एक भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से दोनों चित्रों का मिलान करके हम आप देख चुके कि दोनों कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि कोशिका के आकार, कोशिका की रचना, कोशिका के भागों की जानकारी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हुई है। और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नाल तथा रुस्का नामक वैज्ञानिकों ने किया है, जो भौतिक विज्ञान की देन है। जैसा कि जकेरियस जॉनसन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, वो भी भौतिक विज्ञान की देन है। इस तरह से आप समझो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। और एक शब्द हमने पूर्व में कहा आपसे, समर्पण। हाँ तो बच्चों देखो, हम आप इस समय फेस टू फेस नहीं, आमने सामने नहीं, लेकिन एक शब्द
शुरू में हमने कहा कि मानसिक रूप से समर्पण होना चाहिए, तभी शिक्षा की प्राप्ति होती है। समर्पण को दूसरे प्रकार से हम आपको समझाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक बार भगवान कृष्ण को पेट में दर्द होने लगा, असह्य दर्द। दवा के लिए राज वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा हमारे पास कोई औषधि इसकी है नहीं। तो स्वयं कृष्ण ने कहा कि यदि कोई भक्त अपने पैर की धूल दे और हम उसको सेवन कर लें तो पेट का दर्द ठीक हो। उनकी रानियां सत्यभामा और जामवंती ने कहा हम नरक में नहीं जाएंगे, अपने पैर का धूल नहीं दे सकते। पूरे द्वारकापुरी में कोई पैर की धूल देने के लिए बच्चों तैयार नहीं हुए, अर्थात किसी के अंदर समर्पण नहीं था भगवान कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा कि भाई जरा देखो, वृंदावन में जाओ, हो सकता कोई भक्त मिले। तो यहाँ से क्रूर जी अपने रथ में सवार होकर वृंदावन पहुंचते हैं। तो वहाँ गोपिकाएं हैं, वो कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान कृष्ण का रथ हाँकने वाला हूँ, अक्रूर मेरा नाम है, और कृष्ण जी के पेट में बहुत दर्द है। उनका कहना है कि कोई भक्त यदि हमें अपने पैर की धूल दे दे, उसका हम सेवन कर लें तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। द्वारकापुरी में कोई भक्त तैयार नहीं, कहता है कि धूल दे करके पैर का हम नरक में नहीं जाए। तो आप लोग क्या करें? गोपिकाओं ने बच्चों सहर्ष बड़ी खुशी से धूल उठा करके अपने पैर के नीचे उनके गमछे में डाल दिया। तो बच्चों ये है समर्पण। और गोपिकाओं ने कहा कि चाहे हमको वर्षों वर्ष नरक में रहना पड़े, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया ठीक हो जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो बच्चों इस प्रकार से समर्पण यदि आपके अंदर रहेगा शिक्षा के प्रति मानसिक रूप से, तो निश्चित है भविष्य में आप कुछ बन करके निकलेंगे। यदि समर्पण नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान दें, समर्पण अवश्य बनाए रखें। दैट्स